प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कैरिबियाई देश गुयाना पहुंचे। उनकी ये यात्रा इसीलिए बड़ी खास हो जाती है क्योंकि गुयाना में ये कैरिबियाई देश है और यहाँ पर 56 सालों के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचा हुआ है। और एक और बहुत बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। आपको याद दिला देंगे, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 19 बार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 19 बार अलग-अलग देशों से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सम्मान मिल चुका है वहां के सर्वोच्च नागरिक का। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा पर भी बातचीत करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुयाना जैसे छोटे से देश में क्यों पहुंचे और वहां का सम्मान मिलना कितनी बड़ी बात है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी और भारत के लेवल पर भी। मेरे साथ जागरण प्राइम के सीनियर एडिटर और सीनियर जर्नलिस्ट अनुराग सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं यही समझने की कोशिश करूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब से वो सत्ता में आए हैं, तब से वो अलग-अलग देशों की यात्रा कर रहे हैं, वहाँ से उन्हें सर्वोच्च नागरिक का सम्मान मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल की अगर हम बात करें तो कितना इम्पोर्टेंट होता है ये सम्मान? देखिए किसी भी देश में अगर हम देखें 2014 के बाद से प्रधानमंत्री ने कई देश विदेश की यात्राएं करी और उनको हर फलक पर हर जगह पर सम्मान किया गया। प्रधानमंत्री की ये बढ़ती छवि है मोदी जी की, जो ग्लोबल लीडर के तौर पे दुनिया में बहुत तेज़ी से आगे आई है। पिछली बीती बात ये है कि पिछले कुछ समय से जो भारत में विदेश मंत्रालय के मतलब तौर पे कई जगह जो विदेश नीति है, जो भारत की बड़ी व्यापक रही है। पहले क्या था कि कुछ लुक ईस्ट की नीति थी, कभी यूरोप की नीति रही, लेकिन अब क्या है कि इसको कॉन्टिन्यूस एक ऐसी नीति जो होलिस्टिक तौर पे पूरी दुनिया को देखने का नज़रिया कर रही है। प्रधानमंत्री ने उस नीति पे फोकस किया, इसमें अफ्रीकन मुल्क रहे, कैरिबियन मुल्क रहे, इसके अलावा मिडल ईस्ट के अंदर दोस्ती के पूरे हाथ जो बढ़ाए, वो पूरे होलिस्टिक अप्रोच रही। इसमें भारत ने हर जगह इकोनॉमिक कॉपरेशन को भी महत्व दिया, इसके अलावा बैलेंसिंग की नीति भी अपनाई। कोई भी हमारा दोस्त नहीं, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, हम सबको साथ लेके चलने की नीति पर काम करना चाहते हैं। इसने उनको एक ग्लोबल लीडर के तौर पे बड़ा स्ट्रॉन्ग किया। चाहे चाहे वो रशिया के का मतलब हो, चाइना को बैलेंस करना हो, चाहे वो यूरोप को बैलेंस करना हो, वो हर जगह पे बैलेंस करते रहे। इसके अलावा इकोनॉमिक कॉपरेशन, चूँकि भारत एक ऐसा मुल्क रहा जो लगातार दुनिया भर की रिपोर्टें कह रही हैं कि भारत की जो इकॉनमी सबसे तेज़ी से ग्रोइंग इकॉनमी बनती जा रही है। पूरी दुनिया की निगाह भारत के ऊपर है। ऐसे में भारत ने उन मुल्कों को जिनकी अर्थव्यवस्थाएँ अभी उतनी बेहतर स्थितियों में नहीं थी, ऐसे मुल्क जहाँ टेक्नोलॉजी उतनी बढ़िया स्थिति में नहीं थी, भारत ने उनको भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ाने की जो नीति दुनिया में साबित करी है। चूँकि कई ऐसे मुल्क रहे जिनका यूरोप से दोहन होता रहा या चाइना से दोहन होता रहा, उन मुल्कों को भारत ने एक ऐसा सपोर्ट दिया है जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, इकोनॉमिक सपोर्ट है, डिफेंस का सपोर्ट है, सिक्योरिटी सपोर्ट है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का सपोर्ट है। भारत ने उस पूरे फलक को देखना शुरू किया। ऐसे में छोटे मुल्कों की महत्ता इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती थी, बीच में चाइना की एक डेट ट्रैप पॉलिसी बड़ी मशहूर मानी जाती है। जिसके तहत चाइना ने छोटे मुल्कों को कर्ज के जाल में फंसाया। मैं श्रीलंका जैसा एक बड़ा मुल्क भी जो भारत के अड़ोस पड़ोस के मुल्क थे, इसके अलावा पाकिस्तान की बात करें, आप बांग्लादेश की बात करें, पूरी दुनिया में चीन ने अपना जाल फैलाया। अफ्रीका के जो 75 चौवन के प्रदेश है, वहाँ पर भी चीन ने डेट ट्रैप पॉलिसी पूरी बनाई कि वहाँ के मुल्कों को उधार दिया गया और वहाँ के जो मिनरल्स थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, उनका सही से एक्सप्लॉइटेशन करना चीन ने करा। जबकि भारत ने उनके मिनरल्स के साथ उनके साथ एक सकारात्मक व्यवहार अपनाया, उनको अपनी टेक्नोलॉजी दी और उनसे बदले उनसे सामान लिया। तो भारत की नीति बहुत डिफरेंट रही, जबकि चाइना की पूरी नीति बहुत डिफरेंट, वहाँ पर एक तरह से कब्जा करने की नीति के तौर पे चाइना का काम करता रहा। तो इसी वजह से शायद मोदी की जो छवि है वो एक व्यापक तौर पे बहुत तेजी से बड़े प्रधानमंत्री मोदी की छवि, क्योंकि उनकी बातों में पॉजिटिविटी थी। आप भी आगे बढ़िए, हम पूरी दुनिया को साथ लेकर बढ़ना चाहते हैं, हम अकेले बढ़ना नहीं चाहते और हम अपनी जो मेधा है, जो हमारी बौद्धिक प्रतिभा है, उसको साथ लेकर दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारे भारतीय हैं, दुनिया के हर मुल्क में अपना बेहतर काम कर रहे हैं। तो इसी बात को लेकर जो भारत की छवि और खासकर प्रधानमंत्री मोदी की छवि बहुत तेजी से उभरी और ये जो सम्मान उन्हें मिल रहा है, ये उसी बात का प्रतीक है। ये भारतीयों के लिए भी गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री को इतनी जगह सम्मानित लगातार किया गया और ये उनकी हमारी क्षमता भी दिखा रहा है कि भारत में दुनिया कितना पोटेंशियल देख रही है। और चूँकि यूरोप के राष्ट्रपति भी जा रहे हैं, चीन के भी जा रहे हैं, लेकिन ये सम्मान मोदी को मिलना, ये वास्तव में भारत के लिए बहुत गर्व का विषय है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने ज़िक्र किया कि हमेशा भारत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी जो नीति है, वो सबको साथ लेकर चलने वाली है और उसकी बानगी हमने पिछले साल G20 समिट में देखी भी कि किस तरह से वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के साथ पूरा G20 समिट का आयोजन किया गया और ये संदेश देने की कोशिश की गई कहीं न कहीं कि भारत सबको साथ में लेकर चलने वाला देश है, वो कभी किसी से अलग नहीं रहता। हमने देखा कि किस तरह से हाल ही में चीन के साथ भी भारत ने बड़े अच्छे संबंध रहे। वहाँ पर G20 समिट में भी हालांकि मुलाकात होनी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की, मगर किसी कारणों से नहीं हो पाई। मगर उसके पहले हमने देखा जब
ब्रिक्स समिट हुआ उस समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिलाया, जो भारत का एक दुश्मन एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारत का दुश्मन है, उसके साथ भी भारत ने हाथ मिलाया और संदेश देने की कोशिश की कि वो सबको साथ में लेकर चलने की कोशिश करता है। और G20 में भी हमने देखा, दुनिया भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोहा मानती है। किस तरह से हमने तस्वीरें देखी, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं कि G20 से जब फैमिली फोटो हो रहा था G20 का, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके सबसे आगे की लाइन में और सबसे सेंटर में खड़े हुए थे। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत के लिए मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी चीज होगी। अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की ही बात कर ली जाए कि 2014 से जब से सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, तब से प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं से क्या वाकई में भारत की छवि पर असर पड़ा है या फिर और कोई वजह है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर छवि इतनी सुधर चुकी है? देखिए, अगर आप कुछ रिसेंट बयानों को ही गौर करें तो जैसे चीन G20 ब्राज़ील में हो रहा है, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति का बयान जो आया, उन्होंने कहा कि हमें भारत से प्रेरणा मिलती है और आपके अभियान से प्रेरणा, जो G20 का जो अभियान आपने चलाया उससे हमें प्रेरणा मिली। अगर हम अन्य मुल्कों के राष्ट्रपतियों के भी रिसेंटली बयान देखें तो भारत को एक प्रेरणा के तौर पे देख रहे हैं और इस प्रेरणा के पीछे नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। आप लगातार कोई जैसे G7 का शिखर सम्मेलन जब हुआ, भारत उसका सदस्य नहीं है, लेकिन उसमें भारत को लगातार एज ए गेस्ट इनवाइट किया जा रहा है। आप यूएन के अंदर देखें तो सिक्योरिटी काउंसिल के लिए दुनिया भर के सारे मुल्क भारत की का फेवर कर रहे हैं। तो भारत की छवि लगातार 10 सालों में बेहतर हुई है। उनके अंदर लगातार ये चीज़ें बननी शुरू हुई हैं कि भारत दुनिया का एक ऐसा मुल्क बन चुका है जो इकोनॉमिक पावर भी है, डिफेंस की सुपर पावर भी है और दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है। तो 10 सालों में आप देखिए तो यूरोप से हमारे जो रिश्ते थे, हमने रशिया से भी संबंध अच्छे रखे, तो पैरेलल में हमने अमेरिका से भी संबंध अच्छे रखे। अमेरिका ने हमको ऐसा कई बार चेताने की कोशिश करी कि हम रशिया से संबंध कर लें। हम ईरान के संबंध में भी रहते हैं, फ़लस्तीन, गाज़ा फ़लस्तीन में भी इज़राइल और उनसे हम एक बैलेंसिंग रिलेशन रख रहे हैं। तो ये भारत की सबसे बड़ी खूबी इस पूरे सिस्टम में रही कि भारत किसी का दुश्मन नहीं रहा। भारत ने एक सकारात्मक बातचीत को प्राथमिकता दी। दुनिया भर में जब ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट रहा तो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि हमें ग्लोबल विश्व शांति के रास्ते पे जाना होगा। हमारा G20 का जो मोटो ही था, वसुधैव कुटुंबकम, जैसा कि आपने जिक्र किया, उसमें यह था कि पूरी दुनिया को हम साथ लेकर चलेंगे। अफ्रीकन यूनियन को पहली बार G20 में शामिल करने की कवायद प्रधानमंत्री ने करी। अब ग्लोबल साउथ के एक लीडर की आवाज़ ही भारत सबसे बड़ी प्रबल बन के उभरा है। तो एक तरह से देखें कि पूरी दुनिया को और एक सूत्र में समेटने का जो काम है वो पिछले 10 सालों में बहुत तेजी से किया गया है कि आप अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक, अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट तक, आप सबको एक सूत्र में पिरो पा रहे हैं। तो इसने हमारी विदेश नीति की जो व्यापकता है उसको बहुत बढ़ा दिया। श्रीलंका से हमारे संबंध बीच में तल्ख हुए, लेकिन बाद में जो नरदेश नायके बने, उन्होंने भी स्पष्ट किया कि भारत के साथ और चीन के साथ हम एक अलग संबंध रखना चाहते हैं। तो जहां पर भी बैलेंसिंग की बात आई तो कोई भी मुल्क भारत से बिगाड़ना नहीं चाहता। मालदीव के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का जब बयान आया तो बाद में उन्होंने अपने बयान के लिए माफ़ी भी मांगनी पड़ी और उनको इसका रहा। कनाडा के संबंध में भी बार बार ये बात आ रही है कि ट्रूडो बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको वहाँ पर वोट चाहिए। इसके अलावा जो कनाडा का पूरा राजनीतिक सिस्टम है वो भारत के फेवर में ही कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो ट्रंप भी आ रहे हैं तो भारत, अगर उनको इलेक्शन जीतना है तो मोदी की भी आवश्यकता पड़ रही है, चाहे बिडेन को आवश्यकता पड़ी हो। तो आप लगातार दुनिया का कोई बड़ा नेता, चाहे आप फ्रांस के राष्ट्रपति की बात करें, जब उनसे मुलाकात करते हैं, वर्ल्ड बैंक डायरेक्टर बग्गा का एक वीडियो वायरल होता है, इसमें दिखाया जा रहा है कि वो उनसे मिल रहे हैं, पीछे से बग्गा साहब आकर मिलते हैं। तो दुनिया का कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा शायद जो मोदी से अपने संबंध रखना चाहता और भारत से अपने किसी कॉर्पोरेशन के संबंध नहीं रखना चाहता। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि आपने जैसा कि जिक्र किया कि ट्रंप को भी अपने चुनाव में जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम बार बार लेना पड़ता है। वो लगातार अपनी रैलियों में बोलते हैं और वो इस बात को कहीं से भी सिरे से खारिज नहीं करते कि बिना भारत के साथ चलकर वो अपने देश की प्रगति कर सकते हैं। उनका नारा भले अमेरिका फर्स्ट का हो, मगर वो भारत को साथ रखने की बात करते हैं। और लगातार उन्होंने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं। ट्रंप के अलावा मैं बात करूं तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े अच्छे संबंध हैं, जो उनके घनिष्ठ मित्रों में आते हैं। एक हम इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की बात कर सकते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने खुद ट्वीट किया अपने उस पर और लिखा कि गुड फ्रेंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। कनाडा जब गए थे तब भी, जब कनाडा के प्रधानमंत्री यहाँ आए थे तब दोनों में बड़े अच्छे रिश्ते थे, हालांकि बाद में वो तल्खी बढ़ी। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में जब गए थे तो पूरी वहाँ की कैबिनेट साथ में आकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया था कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। मुझे पापुआ न्यू गिनी भी याद आता है क्योंकि हाल ही की घटना है। पापुआ न्यू गिनी भी गुयाना की तरह एक बड़ा छोटा सा देश। राष्ट्रपति ने, राष्ट्र जो प्रमुख है वहाँ के, उन्होंने खुद प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के पैर छुए थे और एक बड़ा अपने से बड़े के तौर पर उन्हें सम्मान दिया था। तो ये कहीं न कहीं भारत की छवि को और बेहतर तरीके से दर्शाता है और दुनिया को बताता है कि अब भारत ही है। और आपने एक ग्लोबल साउथ का भी ज़िक्र किया, मुझे वो भी याद आ रहा है। जिस तरह से पिछली बार G20 समिट जब भारत में हुआ था नई दिल्ली में, उस समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया और G20 से वो G21 कहलाने लगा उसके बाद से। उसी तरह से इस बार फिर भले ही ब्राज़ील में हो, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ की आवाज़ को और बुलंद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि अगर पूरे विश्व में जो युद्ध छिड़े हुए हैं उससे सबसे ज़्यादा किसी पर असर पड़ा है तो वो ग्लोबल साउथ के देश हैं। चाहे ऊर्जा की बात की जाए, चाहे रक्षा प्रणाली की बात की जाए, चाहे शिक्षा क्षेत्र की बात की जाए, सबसे ज़्यादा प्रभावित ग्लोबल साउथ के देश हैं और ग्लोबल साउथ को हमें तवज्जो देनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यानी कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाई। हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ग्लोबल साउथ के नए लीडर बनकर उभर रहे हैं, मुझे लगता है। सबसे नए के सबसे बड़े लीडर बन के उभर चुके हैं, कहना उचित होगा। अगर आप देखिए तो जो आपने बात कही G20 के अंदर हम देखें तो जितने अधिक मुद्दे भारत में एक मत से पास हुए जी भारत में G20 में, उतने आज तक कभी पास नहीं हुए थे। ये सबसे बड़ा एक उदाहरण था कि कितनी तरह की स्वीकार्यता है। इस मुद्दे पर ये देखने हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति बैक सीट पर थे और भारतीय जो प्रधानमंत्री थे वो फ्रंट सीट पर बैठाए गए। तो ये एक भारत की जो दुनिया में बढ़ती छवि है, ये उसका सीधे सीधे सबसे बड़ा एग्जाम्पल्स है कि लगातार भारत की छवि दुनिया में किस तरह से स्ट्रांग होती जा रही है। जो आपने बात की ग्लोबल साउथ के तौर पे, तो चाइना के लिए झटका भारत का था कि चाहे अफ्रीकन मुल्क हो, चाहे कोई भी मुल्क हो, अफ्रीका के अंदर भी जैसे चाइना की जो बढ़ती पहुंच थी और पैठ थी, उसको तोड़ने के लिए भारत ही दुनिया में काउंटर के तौर पर प्रतीक था। क्योंकि अमेरिका का वहाँ प्रवेशवाद था, यूएस का और अमेरिकन का और ब्रिटेन का, तो उसके चक्कर में उन लोगों की उनसे उस तरह का प्रेम और सद्भाव की भावना उनके अंदर नहीं थी। लेकिन भारत को जैसे अफ्रीका ने स्वीकारा, वो अन्यत्र किसी और को स्वीकारा नहीं था। ऐसी ही बात ही ग्लोबल साउथ के अंदर थी। ग्लोबल साउथ के अंदर ये कहा जाए प्राकृतिक संसाधन सबसे अधिक बेहतर तरीके से हैं। भारत ने उन मुल्कों को सबसे अधिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देना शुरू किया ग्लोबल साउथ के अंदर, क्योंकि चाइना ने वहाँ अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उससे शुरू नहीं किया था। तो भारत ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स दुनिया के कई मुल्कों को शुरू किया कि हम अब तकनीकी के द्वारा ही दुनिया एक सूत्र में बन सकती है और आगे बढ़ सकती है। तो भारत की इस नारे का ग्लोबल साउथ में बड़ा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा भारत ने उनसे इकोनॉमिक कॉपरेशंस बढ़ाए, डिफेंस टेक्नोलॉजी को साझा किया गया। उनके अलावा उनके लोगों को जो एजुकेशन के तौर पर ट्रेनिंग दी गई, वो अपने संसाधन का उपयोग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में लगातार भारत ने उनको प्रशिक्षित किया। तो इन सब चीज़ों से उन मुल्कों में ये भावना गई कि भारत उनका एक सहयोगी होने के साथ साथ उनको मेंटरिंग भी कर रहा है। तो इसने हमारे जो वजूद को, भारतीय छवि को और मजबूत करने का काम किया। बिल्कुल। और फिलहाल ये सब बातें तो चलती रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुयाना की यात्रा पर हैं। आज तो पहला ही दिन है, कल हमें और तस्वीरें देखने को मिलेंगी और हम वो आप तक पहुंचाते रहेंगे कि किस तरह से वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के राष्ट्रपति के साथ 2+2 वार्ता करते हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे और सारी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।